आइए आज सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद जी की ही लिखी हुई कहानी इस्तीफा। दफ्तर का बाबू एक बेजबान जीव है। मजदूरों को आंखें दिखाओ तो वह त्योरिया बदल कर खड़ा हो जाएगा। कूली को एक डांट बताओ तो सिर से बोझ फेंक कर अपनी राह लेगा। किसी भिखारी को धुतकारो तो वह तुम्हारी और गुस्से की निगाह से देखकर चला जाएगा। यहाँ तक कि गधा भी कभी कभी तकलीफ पाकर दो लत्तियां झाड़ने लगता है। मगर बेचारे दफ्तर के बाबू को आप चाहें आंखें दिखाएं, डांट बताएं, धुतकारें या ठोकरे मारे, उसके माथे पर बल न आएगा। उसे अपने विकारों पर जो आधिपत्य होता है वह शायद किसी संयमी साधु में भी न हो। संतोष का पुतला, शब्द की मूर्ति, सच्चा आज्ञाकारी, गरज उसमें तमाम मानवीय अच्छाइयां मौजूद होती हैं। खंडहर के भी एक दिन भाग जाग जाते हैं। दिवाली के दिन उस पर भी रोशनी होती है। बरसात में उस पर हरियाली छाती है। प्रकृति की दिलचस्पियों में उसका भी हिस्सा है। मगर इस गरीब बाबू के नसीब कभी नहीं जागते। इसकी अंधेरी तकदीर में रोशनी का जलावा कभी नहीं दिखाई देता। इसके पीले चेहरे पर कभी मुस्कुराहट की रोशनी नजर नहीं आती। इसके लिए सूखा सावन कभी हरा भादो नहीं। लाला फतेह चंद ऐसे ही एक बेजबान जीव थे। कहते हैं मनुष्य पर उसके नाम का भी असर पड़ता है। फतेह चंद की दशा में यह बात यथार्थ सिद्ध न हो सकी। यदि उन्हें हारचंद कहा जाए तो कदाचित यह अतियोक्ति न होगी। दफ्तर में हार, जिंदगी में हार, मित्रों में हार, जीतने में उनके लिए चारों ओर निराशाएं ही थी। लड़का एक भी नहीं, लड़कियां थी, भाई एक भी नहीं, भौजाइयां दो, गांठ में कौड़ी नहीं, मगर दिल में आया और मुरव्वत। सच्चा मित्र एक भी नहीं, जिससे मित्रता हुई उसने धोखा दिया। पर तंदुरुस्ती भी अच्छी नहीं। 32 साल की अवस्था में बाल खिचड़ी हो गए थे, आंखों में ज्योति नहीं, हजमा चौपट, चेहरा पीला, गाल चिपके, कमर झुकी हुई, न दिल में हिम्मत न कलेजे में ताकत। 9 बजे दफ्तर जाते और 6 बजे शाम को लौट कर घर आते। फिर घर से बाहर निकलने की हिम्मत न पड़ती। दुनिया में क्या होता है इसकी उन्हें बिल्कुल खबर न थी। उनकी दुनिया लोक परलोक जो कुछ था दफ्तर था। नौकरी की खैर मनाते और जिंदगी के दिन पूरे करते थे। न धर्म से वास्ता था, न दिन से नाता, न कोई मनोरंजन था, न खेल। ताश खेले हुए भी शायद एक मुद्दत गुजर गई थी। जाड़ों के दिन थे। आकाश पर कुछ कुछ बादल थे। फतेह चंद 5:30 बजे दफ्तर से लौटे तो चिराग जल गए थे। दफ्तर से आकर वह किसी से कुछ न बोलते, चुपके से चारपाई पर लेट जाते और 15-20 मिनट तक बिना हिले डुले पड़े रहते। तब कहीं जाकर उनके मुंह से आवाज निकलती। आज भी प्रतिदिन की तरह वे चुपचाप पड़े थे कि एक ही मिनट में बाहर से किसी ने पुकारा। छोटी लड़की ने जाकर पूछा तो मालूम हुआ कि दफ्तर का चपरासी है। शारदा पति के मुंह हाथ धोने के लिए लोटा गिलास मांज रही थी। बोली, उससे कह दे क्या काम है, अभी तो दफ्तर से आए ही हैं और बुलावा आ गया है। चपरासी ने कहा, अभी फिर बुला लाओ, कोई बड़ा जरूरी काम है। फतेह चंद की खामोशी टूट गई। उन्होंने सिर उठाकर पूछा, क्या बात है? शारदा ने कहा, अरे कोई दफ्तर का चपरासी है। फतेह चंद ने साहब को कहा, दफ्तर का चपरासी? क्या साहब ने बुलाया है? शारदा ने कहा, हाँ कहता है साहब बुला रहे हैं। यहाँ कैसा साहब है तुम्हारा? जब देखा बुलाया करता है। सवेरे की गए गए अभी मकान लौटे हो, फिर बुलाया आ गया। फतेह चंद न समझ कर कहा, जरा सुन लूं, किस लिए बुलाया है? मैंने सब काम खत्म कर दिया था, अभी आता हूँ। शारदा ने कहा,
अरे जरा जलपान तो करते जाओ, चपरासी से बातें करने लगोगे तो तुम्हें अंदर आने की याद भी न रहेगी। यह कहकर वह एक प्याली में थोड़ी सी दाल मोठ और सेवलाई। हताचंद उठकर खड़े हो गए, किंतु खाने की चीजें देख कर चरपाई पर बैठ गए और प्याली की ओर चाव से देखकर चरपाई पर बैठ गए और डरते हुए बोले, लड़कियों को दे दिया है ना? सादा ने आंखें चढ़ाकर कहा, हाँ हाँ दे दिया है, तुम तो खाओ। इतने में छोटी में चपरासी ने फिर पुकारा, बाबूजी बड़ी देर हो रही है। सादा ने कहा, कह क्यों नहीं देते कि इस वक्त ना आएंगे? अतः चंद ने जल्दी जल्दी दाल मोठ की दो तीन फंकियां लगाई और एक गिलास पानी पिया और बाहर की तरफ दौड़े। शारदा पान बनाती ही रह गई। चपरासी ने कहा, बाबूजी आपने बड़ी देर कर दी, अब जरा टपक के चलिए, नहीं तो जाते ही डांट बताएगा। अतः चंद्र ने दो कदम दौड़कर कहा, चलेंगे तो भाई आदमी की तरह, चाहे डांट लगाए या दांत दिखाए, हमसे दौड़ा नहीं जाता, बंगले ही पर है ना। चपरासी ने कहा, भला वह दफ्तर क्यों आने लगा? बादशाह है कि दिल लगी? चपरासी तेज चलने का आदी था। बेचारे बाबू फतेह चंद धीरे धीरे जाते थे। थोड़ी ही दूर चलकर हाँफ उठे, मगर मर्द तो थे ही। यह कैसे कहते कि भाई जरा और धीरे चलो। हिम्मत करके कदम उठाते जाते थे, यहाँ तक कि जांघों में दर्द होने लगा और आधा रास्ता खत्म होते होते पैरों ने उठने से इनकार कर दिया। सारा शरीर पसीने से तर हो गया, सिर में चक्कर आ गया, आंखों के सामने तिलियां उड़ने लगी। चपरासी ने ललकारा, अरे जरा कदम बढ़ाए चलो बाबू। फतेह चंद बड़ी मुश्किल से बोले, तुम जाओ, मैं आता हूँ। वे सड़क के किनारे पटरी पर बैठ गए और सिर को दोनों हाथों से थामकर दम मारने लगे। चपरासी ने इनकी यह दशा देखी तो आगे बढ़ा। फतेह चंद डरे कि यह शैतान जाकर न जाने साहब से क्या कह दे तो गजब ही हो जाएगा। जमीन पर हाथ टेक कर उठे और फिर चले, और कमजोरी से शरीर हाँफ रहा था। इस समय कोई बच्चा भी उन्हें जमीन पर गिरा सकता था। बेचारे किसी तरह गिरते पड़ते साहब बंगले पर पहुंचे। साहब बंगले पर टहल रहे थे, बार बार फाटक की तरफ देखते थे और किसी को आता न देखकर मन में झल्लाते थे। चपरासी को देखते ही आंखें निकाल कर बोले, इतनी देर कहाँ था? चपरासी ने बरामदे की सीढ़ी पर खड़े खड़े कहा, हुजूर जब वह आए तब तो मैं दौड़ा चला आ रहा हूँ। साहब ने फिर पैर पटक कर कहा, बाबू क्या बोला? चपरासी ने कहा, आ रहे हैं हुजूर, घंटा भर में तो घर में से निकले। इतने में फतेह चंद अहाते के बाहर के अंदर से निकलकर वहां आ पहुंचे और साहब को झुककर सलाम किया। साहब ने कड़क कर कहा, अब तक कहाँ था? फतेह चंद ने साहब का तमतमाया चेहरा देखा तो उसका खून सूख गया। बोले, हुजूर अभी अभी तो दफ्तर से गया हूँ। जी हुई चपरासी ने आवाज दी, हाजिर हुआ। साहब झूठ बोलता है, झूठ बोलता है, हम घंटे भर से खड़ा है। फतेह चंद ने कहा, हुजूर मैं झूठ नहीं बोलता, आने में जितनी देर हो गई होश मगर घर के चलन में मुझे बिल्कुल देर नहीं हुई। साहब ने हाथ की छड़ी घुमाकर कहा, चुप रह सुअर, हम घंटा भर से खड़ा है, अपना कान पकड़ो। फतेह चंद ने खून की घूंट पीकर कहा, हुजूर मुझे 10 साल काम करते हो गए कभी। साहब ने कहा, चुप रह सुअर, हम कहता है कि अपना कान पकड़ो। फतेह चंद ने कहा, जब मैंने कोई कसूर किया ही हो। साहब ने कहा, चपरासी इस सुअर का कान पकड़ो। चपरासी ने दबी जबान से कहा, हुजूर यह भी मेरे अफसर हैं, मैं इनका कान कैसे पकड़ूं? साहब कहता है कि हम कहता है इसका कान पकड़ो, नहीं हम तुमको हंटर से मारेगा। चपरासी ने कहा, हुजूर मैं यहाँ नौकरी करने आया हूँ, मार खाने नहीं, मैं भी इज्जतदार आदमी हूँ। हुजूर अपनी नौकरी ले लें, आप जो हुक्म दे वह बजा लाने को हाजिर हूँ,
लेकिन किसी की इज्जत नहीं बिगाड़ सकता। नौकरी तो 4 दिन की है, 4 दिन के लिए क्यों जमाने भर से बिगाड़ करें। साहब अब क्रोध को बर्दाश्त करके कर न सके, हंटर लेकर दौड़े। चपरासी ने देखा यहाँ खड़ा रहने में खैरियत नहीं है तो भाग खड़ा हुआ। फतेहचंद अभी तक चुपचाप खड़े थे। चपरासी को न पाकर उसके पास आया और उसके दोनों कान पकड़कर हिला दिया। बोला, तुम सुअर गुस्ताखी करता है, जाकर ऑफिस से फाइल लाओ। फतेहचंद ने कान हिलाते हुए कहा, कौन सा फाइल? तुम बहरा है, सुनता नहीं? हम फाइल मांगता है। फतेहचंद ने किसी तरह दिलेर होकर कहा, आप कौन सा फाइल मांगते हैं? साहब ने कहा, वही फाइल जो हम मांगता है, वही फाइल लाओ, अभी लाओ। बेचारे फतेहचंद को अब और कुछ पूछने की हिम्मत न हुई। साहब बहादुर एक तो यूं ही तेज मिजाज थे, इस पर हुकूमत का घमंड और सबसे बढ़कर शराब का नशा। हंटर लेकर पिल पड़ते तो बेचारे क्या कर लेते। चुपके से दफ्तर की तरफ चल पड़े। साहब ने कहा, दौड़ कर जाओ, दौड़ो। फतेहचंद ने कहा, हुजूर मुझसे दौड़ा नहीं जाता। साहब ने कहा, ओ तो तुम बहुत सुस्त हो गया है, हम तुमको दौड़ना सिखाएगा, दौड़ो। पीछे से धक्का देकर, तुम अब भी नहीं दौड़ेगा? यह कहकर साहब हंटर लेने चले गए। फतेहचंद दफ्तर के बाबू होने पर भी मनुष्य ही थे। यदि वह बलवान होते तो उस बदमाश का खून पी जाते। अगर उनके पास कोई हथियार होता तो उस पर जरूर चला देते। लेकिन उस हालात में तो मार खाना ही उनकी तकदीर में लिखा था। वे बेतहाशा भागे और फाटक से बाहर निकलकर सड़क पर आ गए। फतेहचंद दफ्तर न गए, जाकर करते ही क्या। साहब ने फाइल का नाम तक न बताया। शायद नशा में भूल गया। धीरे धीरे घर की ओर चले, मगर इस बेइज्जती ने पैरों में बेड़ियों सी डाल दी थी। माना कि वह शारीरिक बल में साहब से कम थे, उनके हाथ में कोई चीज न थी, लेकिन क्या वह उसकी बातों का जवाब न दे सकते थे? उनके पैरों में जूते तो थे, क्या वह जूते से काम न ले सकते थे? फिर उन्होंने क्यों इतनी जिल्लत बर्दाश्त की? मगर इलाज क्या था? यदि वह क्रोध में उन्हें गोली मार देता तो उसका क्या बिगड़ता? शायद 1-2 महीने की शादी कैद हो जाती, संभव है 200-400 रुपए जुर्माना हो जाता, मगर इनका परिवार तो मिट्टी में मिल जाता। संसार में कौन था जो इनके स्त्री बच्चों की खबर लेता? वह किसके दरवाजे हाथ फैलाते? यदि उसके पास इतने रुपए होते जिससे उनके कुटुंब का पालन हो जाता तो वह आज इतनी जिल्लत न सहते। या तो मर ही जाते या उस शैतान को कुछ सबक ही दे देते। अपनी जान का उन्हें डर न था। जिंदगी में ऐसा कौन सुख था जिसके लिए वह इस तरह डरते। ख्याल था तो सिर्फ परिवार के बर्बाद हो जाने का। आज फतेहचंद को अपनी शारीरिक कमजोरी पर जितना दुख हुआ उतना और कभी न हुआ था। अगर उन्होंने शुरू ही से तंदुरुस्ती का ख्याल रखा होता, कुछ कसरत करते रहते, लकड़ी चलाना जानते होते, तो क्या इस शैतान की इतनी हिम्मत होती कि वह उनका कान पकड़ता, उसकी आंखें निकला लेते? कम से कम इन्हें घर से एक छुरी लेकर चलना था, और न होता तो 2-4 हाथ जमाते ही पीछे देखा जाता, जेल जाना ही तो होता, और कुछ। वे ज्यों ज्यों आगे बढ़ते थे त्यों त्यों उनकी तबीयत अपनी कायरता और बोधेपन पर और ही झल्लाती थी। अगर वह उचक कर उसके 2-4 थप्पड़ लगा देते तो क्या होता? यही ना कि साहब के खानसा में पैरे सब उन पर पिल पड़ते और मारते मारते बेदम कर देते। बाल बच्चों के सिर पर जो कुछ पड़ती। साहब को इतना तो मालूम हो जाता कि गरीब को बेगुनाह जलील करना आसान नहीं। आखिर आज मैं मर जाऊं तो क्या हो? तब कौन मेरे बच्चों का पालन करेगा? तब उनके सिर जो कुछ पड़ेगी वह आज ही पड़ जाती तो क्या हालत था? इस अंतिम विचार ने फतेहचंद के हृदय में इतना जोश भर दिया कि वह लौट पड़े और साहब से जिल्लत का बदला लेने के लिए 2-4 कदम चले, मगर फिर ख्याल आया, आखिर जो कुछ जिल्लत होनी थी वह तो हो ही गई।
कौन जाने बंगले पर हो या क्लब चला गया हो। उसी समय उन्हें शारदा की बेकसी और बच्चों का बिना बाप के जाने का ख्याल भी आ गया। फिर लौटे और घर चले। घर में जाते ही शारदा ने पूछा, किस लिए बुलाया था? बड़ी देर हो गई। फतेह चंद ने चारपाई पर लेटते हुए कहा, नशे की सनक थी और क्या। शैतान ने मुझे गालियां दी, जलील किया। यही रट लगाए हुए था कि देर क्यों की। निर्दयी ने चपरासी से मेरा कान पकड़ने को कहा। शारदा ने गुस्से में आकर कहा, तुमने एक जूता उतार कर दिया नहीं सुअर को। फतेह चंद शाह ने कहा, चपरासी बहुत शरीफ है, उसने साफ कह दिया, हुजूर मुझसे यह काम न होगा। मैंने भले आदमियों की इज्जत उतारने के लिए नौकरी नहीं की थी। वह उसी वक्त सलाम करके चला गया। शारदा ने कहा, यही बहादुरी है। तुमने उस साहब को क्यों नहीं फटकारा? फतेह चंद बोले, फटकारा क्यों नहीं? मैंने भी खूब सुनाई। वह छड़ी लेकर दौड़ा, मैंने भी जूता संभाला। उसने मुझे छड़िया जमाई, मैंने भी कई जूते लगाए। शारदा ने खुश होकर कहा, सच? इतना समूह हो गया होगा उसका? फतेह चंद बोले, चेहरे पर झाड़ू से फिरी हुई थी। शारदा ने कहा, बड़ा अच्छा किया तुमने, और मारना चाहिए था। मैं होती तो बिना जान लिए न छोड़ती। फतेह चंद बोले, मार तो आया हूँ, लेकिन अब खैरियत नहीं। देखो क्या नतीजा होता है। नौकरी तो जाएगी ही, शायद सजा भी काटनी पड़े। शारदा ने कहा, सजा क्यों काटनी पड़ेगी? क्या कोई इंसाफ करने वाला नहीं है? उसने क्यों गालियां दी, क्यों छड़ी जमाई? फतेह चंद बोले, उसके सामने मेरी कौन सुनेगा? अदालत भी उसी की तरफ हो जाएगी। शारदा ने कहा, तो हो जाएगी तो हो जाए, मगर देख लेना अब किसी साहब की हिम्मत यह न होगी कि किसी बाबू को गालियां दे बैठे। तुम्हें चाहिए था कि ज्यों ही उसके मुंह से गालियां निकली, लपक कर एक जूता रसीद कर देते। फतेह चंद ने कहा, तो फिर इस वक्त जिंदा लौट कर भी ना आ सकता, जरूर मुझे गोली मार देता। शारदा बोली, देखी जाती। फतेह चंद ने मुस्कुरा कर कहा, कि तुम लोग कहाँ जाती? शारदा ने कहा, जहाँ ईश्वर की मर्जी होती। आदमी के लिए सबसे बड़ी चीज इज्जत है। इज्जत गवा कर बाल बच्चों की परवरिश नहीं की जाती। तुम उस शैतान को मार कर आए होते तो मैं गुरूर से फूली नहीं समाती। मार खाकर उठते तो शायद मैं तुम्हारी सूरत से भी घृणा करती। यो जबान से चाहे कुछ न कहती, मगर दिल से तुम्हारी इज्जत जाती रहती। अब जो कुछ सिर पर आएगी, खुशी से झेल लूंगी। कहाँ जाते हो? सुनो सुनो सुनो, कहाँ जाते हो? फतेह चंद दीवाने होकर जोश में घर से निकल पड़े। शारदा पुकारती रह गई। वह फिर साहब के बंगले की तरफ जा रहे थे, डर से सहमे हुए नहीं, बल्कि गुरूर से गर्दन उठाए हुए। पक्का इरादा उनके चेहरे से झलक रहा था। उनके पैरों में वह कमजोरी, आंखों में वह बेकसी न थी। उनकी काया पलट सी हो गई थी। वह कमजोर बदन, पीला मुखड़ा, दुर्बल बदन वाला दबदब के बाबू की जगह अब मर्दाना चेहरा, हिम्मत भरा हुआ, मजबूत, गठा और जवान था। उन्होंने पहले एक दोस्त के घर जाकर उसका डंडा लिया और अकड़ते हुए साहब के बंगले पर जा पहुंचे। इस वक्त 9 बजे थे। साहब खाने की मेज पर थे, मगर फतेह चंद ने आज उनके मेज पर से उठ जाने का इंतजार न किया। खानसामा कमरे से बाहर निकला और वह चिक उठाकर अंदर गए। कमरा प्रकाश से जगमगा रहा था। जमीन पर ऐसी कालीन बिछी हुई थी जिसे फतेह चंद की शादी में भी नहीं बिछी होगी। साहब बहादुर ने उनकी तरफ क्रोधित दृष्टि से देखकर कहा, तुम क्यों आया? बाहर जाओ, क्यों अंदर चला आया? फतेह चंद ने खड़े खड़े डंडा संभाल कर कहा, तुमने मुझसे भी फाइल मांगा था, वही फाइल लेकर आया हूँ। खाना खा लो तो दिखाऊं, तब तक मैं बैठा हूँ। इत्मीनान से खाओ, शायद वह तुम्हारा आखिरी खाना होगा। इसी कारण खूब पेट भर कर खा लो। साहब सन्नाटे में आ गए। फतेह चंद की तरफ डर और क्रोध की दृष्टि से देखकर कांप उठे। फतेह चंद के चेहरे पर पक्का इरादा झलक रहा था। साहब समझ गए, यह मनुष्य इस समय मारने मरने के लिए तैयार होकर आया है।
ताकत में फतेहचंद उनसे के संग भी न था, लेकिन यह निश्चय था कि वह ईंट का जवाब पत्थर से नहीं बल्कि लोहे से देने को तैयार है। यदि वह फतेहचंद को बुरा भला कहते हैं तो क्या आश्चर्य है कि वह डंडा लेकर फिर पड़े। हाथापाई करने में यद्यपि उन्हें जीतने में जरा भी संदेह नहीं था, लेकिन बैठे बैठाए डंडे खाना भी तो कोई बुद्धिमानी नहीं है। कुत्ते को आप डंडे से मारिए, ठुकराइए, जो चाहे कीजिए, मगर उसी समय तक जब तक वह गुर्राता नहीं। एक बार गुर्रा कर दौड़ पड़े तो फिर देखे अब हिम्मत कहाँ जाती है। यही हाल उस वक्त साहब बहादुर का था। जब तक यकीन था कि फतेहचंद फुर्की, गाली, हंटर ठाकर सब कुछ खामोशी से सह लेगा, तब तक आप शेर थे। अब वह त्योरियां बदले, डंडा संभाले, बिल्ली की तरह घास लगाए खड़ा है। जबान से कोई कड़ा शब्द निकला और उसने डंडा चलाया। वह अधिक से अधिक उसे बर्खास्त कर सकते हैं, अगर मारते हैं तो मार खाने का भी डर है। उस पर फौजदारी में मुकदमा दायर हो जाने का संदेशा था। माना कि वह अपने प्रभाव और ताकत को जेल में डलवा देंगे, परंतु परेशानी और बदनामी से किसी तरह न बच सकते थे। एक बुद्धिमान और दूरदर्शी आदमी की तरह उन्होंने यह कहा, ओहो, हम समझ गया, आप हमसे नाराज हैं। हमने क्या आपको कुछ कहा है? आप क्यों हमसे नाराज हैं? फतेहचंद ने तन कर कहा, तुमने अभी आधा घंटा पहले मेरे कान पकड़े थे और मुझसे सैकड़ों उल जुलूल बातें कही थी। क्या इतनी जल्दी भूल गए? साहब ने कहा, मैंने आपका कान पकड़ा, आहा हा, क्या मजाक है। क्या मैं पागल हूँ या दीवाना? फतेहचंद ने कहा, तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? चपरासी गवाह है, आपके नौकर चाकर भी देख रहे थे। साहब ने कहा, कब की बात है? फतेहचंद ने कहा, अभी अभी, कोई आधा घंटा हुआ। आपने मुझे बुलवाया था और बिना कारण बताए मेरे कान पकड़े और धक्के दिए थे। साहब ने कहा, ओ बाबूजी, उस वक्त हम नशा में था। बेहरा ने हमको बहुत दे दिया था, हमको कुछ खबर ना हुआ। माय गॉड, हमको कुछ खबर नहीं। फतेहचंद ने कहा, नशा में अगर तुमने गोली मार दी होती तो क्या मैं मर न जाता? अगर तुम्हें नशा था और नशा में सब कुछ मुआफ है तो मैं भी नशे में हूँ। सुनो मेरा फैसला, या तो अपने कान पकड़ो कि फिर कभी किसी भले आदमी के संग ऐसा बर्ताव न करोगे, या मैं आकर तुम्हारे कान पकड़ूंगा। समझ गए कि नहीं? इधर उधर हिलो नहीं। तुमने जगह छोड़ी और मैंने डंडा चलाया, फिर खोपड़ी टूट जाए तो मेरी खता नहीं। मैं जो कुछ कहता हूँ वह करते चलो। पकड़ो कान। साहब ने बनावटी हंसी बड़ा हंसकर कहा, वेल बाबूजी, आप बहुत दिल लगी करता है। अगर हमने आपको बुरा बात कहता है तो हम आपसे माफी मांगता है। फतेहचंद ने डंडा तोड़कर कहा, नहीं, कान पकड़ो। साहब आसानी से इतनी जिल्लत न सह सके, लपक कर उठे और चाहा कि फतेहचंद के हाथ से छड़ी छीन ले, लेकिन फतेहचंद गाफिल न थे। साहब मेज पर से उठने न पाए थे कि उन्होंने डंडे का भरपूर और फूला हुआ हाथ चलाया। साहब तो नंगे सिर थे। चोट सिर पर पड़ गई, खोपड़ी भन्ना गई। 1 मिनट तक सिर को पकड़े रहने के बाद बोले, हम तुमको बर्खास्त कर देगा। फतेहचंद ने कहा, इसकी मुझे परवाह नहीं, मगर आज मैं तुमसे बिना कान पकड़वाए नहीं जाऊंगा। कान पकड़ कर वादा करो कि फिर किसी भले आदमी के साथ ऐसा बेअदबी न करोगे, नहीं तो मेरा दूसरा हाथ पकड़ना भी पड़ चाहता है। यह कहकर फतेहचंद ने फिर डंडा उठाया। साहब को अभी तक पहली चोट न भूली थी। अगर कहीं वह दूसरा हाथ पड़ गया तो शायद खोपड़ी खुल जाए। कान पर हाथ रख कर बोले, अब आप खुश हुआ? फिर तो कभी किसी को गाली न दोगे? कभी नहीं। अगर फिर कभी किसी के साथ ऐसा किया तो समझ लेना मैं कहीं बहुत दूर नहीं हूँ। अब किसी को गाली न देना। अच्छी बात है, अब मैं जाता हूँ। आपसे मेरा इस्तीफा है। मैं कल इस्तीफा में यह लिखकर भेजूंगा कि तुमने मुझे गालियाँ दी, इसलिए मैं नौकरी नहीं करना चाहता। समझ गए?
साहब ने कहा, आप इस्तीफा क्यों देता है? हम तो बर्खास्त नहीं करता। फतेहचंद ने कहा, अब तुम जैसे पाजी आदमी की मातहती नहीं करूंगा। यह कहते हुए फतेहचंद कमरे से बाहर निकले और बड़े इत्मीनान से घर चले। आज उन्हें सच्ची विजय की प्रसन्नता का अनुभव हुआ। उन्हें ऐसी खुशी कभी नहीं प्राप्त हुई थी। यही उनके जीवन की पहली जीत थी। आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी हुई कहानी इस्तीफा। अगर आपको कहानियां सुनना पसंद है तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हम हर रोज एक नई कहानी लेकर आते हैं। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।